नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है और मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। बहुत आसान सा माध्यम है। नंबर्स हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन नंबर को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत खास है। हम चाहेंगे आप उस चर्चा का ज़रूर हिस्सा बनें। इसी के साथ में हमारा कार्यक्रम जो है 12 से 1 सजीव फ़ोन इन रहता है और हम सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके बीच में लेकर आते हैं और नए नए विषयों पे हम चर्चा करते हैं, जैसे कि हम आज भी करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की तिथि पे नज़र डालते हैं, तो आइए नज़र डालते हैं तिथि पे। आज की तिथि है विक्रम संवत 2079, कृष्ण पक्ष की द्वादशी है और इसी के साथ में आज का जो दिन है गुरुवार है 19 जनवरी 2023। जब हमने आज की तिथि पर नज़र डाली है तो हम बात करेंगे कि क्या कुछ आज के दिन घटित हुआ था इतिहास में, क्योंकि अगर हम इतिहास के पन्नों को नहीं दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं उस पर धूल जम जाएगी और हम उन सब चीज़ों को नहीं जान पाएंगे कि आज ही के दिन क्या कुछ खास हुआ था। तो आइए हम नज़र डालते हैं इतिहास पे। आज की अगर मैं बात करती हूँ यानी कि 19 जनवरी की अगर मैं बात करती हूँ तो 1966 में इंदिरा गांधी को भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया था। इसी के साथ में 1968 की अगर बात करती हूँ, आज ही के दिन डॉक्टर क्रिस्टोफर वर्नॉल ने पहली सफल हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी की थी। आज ही के दिन 1986 की अगर बात करते हैं तो पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन के नाम से, जिसे हम आज भी जानते हैं, वो सक्रिय किया गया था। 2006 आज ही के दिन 19 जनवरी को नासा ने प्लूटो के लिए न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। और इसी के साथ में 2006 में आज ही के दिन एक और घटना बहुत अच्छी हम इसको आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि जेट एयरवेज ने एयर सहारा का अधिग्रहण किया और भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। ये तो कुछ खास घटनाएं थी जो आज के दिन हुई थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं आज की, वही हमारा निर्माण करता है हमारे भविष्य का। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम भविष्य के निर्माण की बात करते हैं तो हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि हम अपने विचारों को कैसा संजोते हैं। तो आइए आज के जो विचार है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कि ज्योतिबा फुले ने कहा है कि शिक्षा उसे कहते हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता को विकसित करती है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है फुले जी ने कि अगर हम शिक्षित बोलते हैं ना तो कई बार हम सही को सही नहीं बोल पाते, गलत को गलत नहीं बोल पाते, हम डरते हैं। लेकिन अगर जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो किसी भी तरीके से बाइस्ड नहीं होता और अपनी बात को सही बात पे कहता है कि सही है गलत है, वही सही शिक्षा है। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ आज जो चर्चा का विषय है वो बहुत खास है और हमारे साथ जो जुड़ने वाले एक्सपर्ट हैं, मेहमान हैं, वो भी बहुत खास है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज जो हम चर्चा करने वाले हैं हमारे कार्यक्रम में G20 यानी भारत में नए युग की शुरुआत बहुत खास है। G20 हम लगातार सुन रहे हैं, लेकिन क्या है वो विस्तार से आज हम जानेंगे। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नवीन आनंद जोशी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसी के साथ में हमारे साथ मेहमान के तौर पे जुड़े हुए हैं आनंद शर्मा जी, जो कि एडवोकेट हैं और समाज सेवी भी हैं। तो हम आप दोनों का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। नवीन जी, जैसे कि आज का जो हमारा विषय है जिस पे हम G20 को लेकर बातचीत करने वाले हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे दर्शकों को भी बोलना चाहती हूँ, फिर से याद दिलाऊंगी हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से और लगातार टेलीफोन नंबर्स हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उन्हें नोट कर लीजिएगा। और जो आज हम बातचीत करेंगे G20 पे, उस पर आप ज़रूर जुड़िएगा। मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि G20 समिट 2023 क्या है, ये आप दर्शकों को बताइए। देखिए, G20 समिट जो है वो इस पहली बार देश में नेतृत्व करने के लिए विश्व ने भारत को यह अवसर दिया। ये वो समूह है जिसमें अर्जेंटीना, यूरोपीय संघ, फ्रांस, कनाडा, चीन जैसे बड़े देश शामिल हैं। और उस देश का, क्योंकि भारत का स्वभाव है वसुधैव कुटुंबकम, और भारतीय स्वभाव और भारतीय राजनीति इस समय देश और दुनिया में आप देखेंगे कि सबसे ऊपर चल रही है, सबसे वरिष्ठतम शिखर पर है। तो ये जो अवसर मिला है, ये अवसर इसलिए मिला है कि भारत का 2047 में अमृत काल शुरू हो गया है। इस 75 ईयर्स हम अभी मना रहे हैं, और इसके बाद जब हम 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो 2047 में पहुँचते हुए भारत देश पूरी दुनिया का फिर से जगत गुरु बनेगा। और इस जगत गुरु बनने की दिशा में भारत सरकार अभी वर्तमान काल में सभी विषयों पर, चाहे वे कृषि हो, उद्योग हो,
रोजगार हो, सब पर इसको पूरा मंथन कर रही है। उस मंथन की सीरीज में ये G20 के कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब दिल्ली में, देश की राजधानी में न होते हुए, ये देश के विभिन्न स्थानों पर ये आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे चिंतन भी होगा, मनन होगा और उसका एक सार निकलेगा जो देश के समाज के जनता को पहुंचेगा, उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, चिंतन और मंथन ही कहा जाता है कि जब हम करते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी हमारे सपने होते हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। और जिस तरीके से G20 भी इस चीज़ में आगे आ गया है और इसकी कब शुरुआत हुई ये हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आनंद शर्मा जी से जानना चाहती हूँ, क्योंकि सर हम आपको जानते हैं कि आप एक समाज सेवी हैं, लेकिन बेसिकली आप एडवोकेट हैं। वो बहुत कम लोग, कई बार होता है कि आपको बोलते हैं कि आप एडवोकेट है, क्योंकि आपने इतना समाज सेवा की है लोगों की, कहीं ना कहीं लोग आपको एज अ सोशल एक्टिविस्ट ही देखने लगे। अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि आप एडवोकेट बाय प्रोफेशन हैं, समाज सेवा की आपने शुरुआत करी, तो आपका उस तरफ कैसे झुकाव हुआ? क्योंकि आप तो एक अलग प्रोफेशन में थे, तो झुकाव कैसे हुआ ये हम जानना चाहेंगे। देखिए क्या है कि जो ये समाज सेवा का जो भाव होता है, कोई भी, अब वो एक कहावत है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो भाई जब मैं छोटा था और मेरी माँ को मैं देखता था कि भाई घर में जो पहली रोटी बनती है, मुझे भूख लग रही है, मम्मी ने खाना बनाया और रोटी बनी है, तो वो मुझे नहीं मिल रही है पहली रोटी, वो रोटी मम्मी से मैं पूछता था कि मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो आप, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये गाय की रोटी है। तो वो जो है भाव जो बचपन से देखते आ रहे हैं कि भाई हमारे घर की पहली रोटी भी हमारे लिए नहीं बन रही है, वो गाय के लिए बन रही है। तो तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई हमें लाइफ में जो है दूसरों के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये भाव मेरे अंदर वहाँ से उत्पन्न हुआ और कह सकते हैं कि मतलब बचपन से ही जो थोड़ा थोड़ा मैं करता रहा, आज जो है एक इतना बड़ा हमारा परिवार बन गया और उसके माध्यम से हम और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत करने की, तो घर से ही शुरुआत होता है, क्योंकि वो जो बीज होता है ना, सोच का बीज, विचारों का बीज, वो घर से शुरुआत होती है। और जिस तरीके से आनंद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी जो शुरुआत समाज सेवा की हुई थी, वो घर से उनकी माँ को देखते हुए हुई थी। और यहाँ पे मैं वापस से आना चाहती हूँ, क्योंकि हम G20 पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नवीन जी से जानना चाहूँगी कि अगर मैं इसकी बात करती हूँ G20 की स्थापना की, तो ये कब हुई थी, इसके बारे में बताइए। देखिए, G20 की स्थापना को लेकर के ये कहा जाता है कि जब सभी देशों ने इसको लेकर के एक विचार बनाया था, और हमें भारत को अध्यक्षता का अवसर जो मिला था वो 2021 में मिला था, और उसके बाद से लगातार इसकी तैयारियां की गई। और मोदी जी ने नवंबर 21 में ये ग्लासगो में, आपको याद होगा कि वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में इसके अध्यक्षता स्वीकार की थी, और उसके बाद से यह आयोजन की पूरे देश में इसको आयोजन को किए जाने की गतिविधियां शुरू हुई। और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 और 17 तारीख को यहाँ पर आयोजन हुआ। देश के अन्य हिस्सों में भी इसके आयोजन किए जा रहे हैं, और इसके करने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान जो बना है, वो आगामी, हम जगत गुरु कैसे पहले भी थे, अब बीच में नहीं है, लेकिन फिर इसको इस जतन किए जा रहे हैं कि जगत गुरु के रूप में फिर से स्थापित हो। भारत की जो रीति नीति है वो पूरी दुनिया अपनाएगी। आपने देखा होगा कि पहले जब योग हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों के द्वारा किया जाता था, आज योग को पूरा विश्व मना रहा है, और 21 जून का वो दिन आता है जब लोग विश्व योग दिवस मनाते हैं, तो वो भी शुरुआत भारत ने की थी। ऐसे अनेकों अवसर हैं। G20 की शुरुआत से लेकर के अभी तक जो भारत को नेतृत्व का अवसर मिला है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि भारत ने जो भी जिम्मेदारियां, जो भी मिशन हाथ में लिया है, भारत उसमें सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। और आपने देखा होगा भी बीच में जो 2 देशों का युद्ध हुआ था, उसमें भी भारत की तरफ संभावनाओं के लिए इसीलिए देखा जा रहा था क्योंकि भारत के प्रति आज का जो विश्व का जो दृष्टिकोण है वो बदला है। तो उस बदलाव की दिशा में हम ये चाहते हैं कि देश और दुनिया पूरे बदले हुए स्वरूप में साथ जुड़े और भारत की इस नीति और रीति का लाभ पूरे विश्व को मिले। बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि जो भी हमारी चीज़ें विलुप्त हो रही थी और जो जिसके लिए हम उदाहरण पेश करते थे, तो उसको वापस से हम लेकर आ रहे हैं। और हमारी यही सबकी कोशिश है कि विश्व तौर पर उस चीज़ को अपनाया जाएगा। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारत किसी भी चीज़ में अपना
काम को हाथ में लेता है उसको पूरी तरीके से करता है। और वाकई G20 भी जो हम जिस भी चीज़ों को लेंगे, जो 20 कंट्रीज़ इसमें सम्मिलित हो रही हैं, उसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा नाम है। इसी के साथ में मैं यहाँ पे आनंद जी आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि आपने घर से देखा कि समाज सेवा कैसे की जाती है, फिर आपने बोला कि मैंने थोड़ा थोड़ा मैं करता रहता था, लोगों की सेवा करता था, वो भाव आपके अंदर था। लेकिन आपको मैं बोलूँ कि कब आपने इसको एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म पे लाकर शुरुआत की, वो हम कहानी जानना चाहते हैं। देखिए 22 मार्च 2020 को पहली बार जो है लॉकडाउन की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो जब वो लॉकडाउन पहली बार लॉकडाउन शब्द ही लोगों ने पहली बार सुना था कि ये लॉकडाउन क्या होता है, और तो घर पे लोगों को रहने का मौका मिला। तो घर पे रहने का जब लोगों को मौका मिला तो वो काफ़ी उन्हें अच्छा लगा। स्टार्टिंग के कुछ डेज़ बहुत अच्छा लगा सबको कि भाई घर में परिवार को समय दे पाएंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे घर पे। तो जो हमारे अंदर जो भी टैलेंट है या जो भी हमें टाइम नहीं मिलता जिन चीज़ों को करने का, हम वो चीज़ कर पाएंगे। तो इस प्रकार लोगों को थोड़े दिनों तक बहुत अच्छा लगा। परंतु लेकिन जब वो समय थोड़ा सा और व्यतीत होता रहा तो लोगों के मन में एक थोड़ा निराशा आने लगी, क्योंकि वो काम पे नहीं जा पा रहे थे। तो जब वो काम पे नहीं जा रहे थे तो उनका वेतन, कई लोग ऐसे हैं जो कि डेली जो वेजेस हैं उस पर काम करते हैं, या कोई शॉपकीपर है तो भाई उसके डेली के धंधे के ऊपर उसका जो जीविका होती है निर्भर होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो जिनके मन में एक हताशा घर करती जा रही थी धीरे धीरे। तो उसी दौरान हमने सोचा कि भाई कि ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें कि लोगों की पॉजिटिविटी जो है उसको हम जो है लोगों के सामने लाएं और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। तो वो उसके कारण हमने जो एक ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम दिया भोपाल सिटी लाइव, और पहले ही दिन उसमें लगभग 5000 लोग जुड़ गए। और हमारा उद्देश्य ये था कि भाई जो भी आपके अंदर, अब चूँकि घर के बाहर तो आप जा नहीं सकते, और उस समय जो 2020 का कोविड था उस समय इतना ज़्यादा पेंडेमिक जो है वो तबाही नहीं कर रहा था, लोगों को इतना ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा था। तो हमने ये उद्देश्य से किया कि भाई लोग जो है अपना जो टैलेंट है उनके अंदर, चाहे अगर कोई गाना गाता है, कोई घर पे खाना बना रहा है, या जो भी चीज़ें कर रहा है, एक्टिविटी डांस कर रहा है, तो वो चीज़ें हम उस चीज़ को लेकर के हम लोगों को हम प्रोत्साहित करने का हमने प्रयास किया। परंतु लेटर ऑन जब पेंडेमिक ने अपना रूप धारण, विकराल और ज़्यादा धारण किया, तो फिर लोगों को आवश्यकताएं पड़ने लगी दवाइयों की, लोगों को आवश्यकता पड़ने लगी भोजन की, लोगों को आवश्यकता पड़ने लगी एम्बुलेंस की, ब्लड की, प्लाज्मा की, और तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो जो हमारा ग्रुप तैयार हुआ था वो शायद इसीलिए ही हुआ था कि लोगों की अधिक से अधिक सहायता हो सके, और वही हमारे ग्रुप के माध्यम से कार्य किया गया। बिल्कुल। इसी के साथ में हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू हैं भोपाल से, हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। प्रश्न कीजिए। जी तपस्या जी एंड अदर्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, प्रश्न कीजिए। जी प्रश्न कीजिए प्रदीप जी। हाँ, मेरा प्रश्न दोनों एक्सपर्ट से है। दोनों आपके एक्सपर्ट्स को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आवाज आ रही है क्या मैडम? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आपको भी शुभकामनाएं। मेरा आपसे प्रश्न ये है, ये जो G20 पे डिस्कशन कर रहे हैं, कि एक समय था जब केवल डेवलप्ड कंट्रीज जो G7 के ग्रुप से ना, हेलो, हाँ जी आप प्रश्न कीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। एक समय था जब केवल G7 ग्रुप का नाम चलता था, जिसमें केवल डेवलप्ड कंट्रीज को शामिल किया गया था। अभी G20 की बात है, ये जितनी भी नई कंट्री, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते जाइए। हाँ, तो अभी जो G7 के अलावा और 13 कंट्रीज को जोड़ा गया, तो ये G20 ग्रुप हो गया, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी है, जिसमें भारत का भी नाम है। अब ये बताइए इसमें कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जिनको शामिल नहीं किया गया है और क्यों नहीं किया गया है? यदि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो भारत ने इस बात को क्यों नहीं उठाया कि उन कंट्रीज को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि एक समय था जब हम लोगों को भी शामिल नहीं किया गया था। तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। तपस्या जी, दूसरा प्रश्न मेरा आनंद जी से। आनंद भाई नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मेरा ये है कि 2023 में एवरेज सोशल पर आपके क्या रिजोल्यूशन? बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जोशी सर आपसे था कि क्यों नहीं किया गया, हालांकि ये बात कहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे जब परामर्श किए गए होंगे, इसकी जब टीम बैठी गठित की गई होगी तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी, जिसमें कि ऑब्वियस सी बातें हम नहीं थे उसमें, तो हम ये तो नहीं कह सकते क्यों नहीं किया गया। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगी कि आप क्या इसका जवाब देना चाहेंगे। देखिए, G20 देशों में जिन देशों को शामिल किया गया है वे ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय
संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, अमेरिका, ब्रिटेन है। इसको शामिल करने के उद्देश्य के साथ साथ ये भी देखा गया है, वो सारे विषय पर इनको जब गौर हुआ था, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस पर काम किया, तो उन्होंने इसमें ये पाया कि इनको 2012 में मैक्सिकन प्रेसिडेंसी के दौरान इस G20 समूह का लॉन्च किया गया था और इसका एक आइडिया बैंक के रूप में काम करेगा, ऐसा सोच करके। और पॉलिसी चूंकि सब देशों की एक साथ बनाई जाना थी, इसलिए उसमें वो देश जो समानांतर पृष्ठभूमि के हैं, जिनके यहाँ पर जैसे शेरपा ट्रैक से जिस पे बात की जाती है, उनका एक जैसा जब वो देखा गया, उस आधार पर सभी वहाँ के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच ये बातें तय हुई थी। और जब G7 से जब ऐसा बताया जा रहा है G20, तो ये एक विस्तार हुआ है। और ये बढ़ाना के पीछे उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, भारत को तो इसमें अब नेतृत्व का अवसर मिला, लेकिन पहले दूसरे देश भी इसका नेतृत्व कर चुके हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व की चिंता जो है वो भारत को सौंपी भी गई है। और यदि देश में कई देश बढ़ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं, तो इससे अच्छा है, क्योंकि हम समूचे विश्व के कल्याण की भावना से काम करने वाले लोग हैं और समूचे विश्व का कल्याण हो, यही हमारा उद्देश्य है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जो सिमिलैरिटीज़ देखी गई थी बाकी देशों में और हमारे बीच में, तो वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे उन कंट्रीज़ को लिया गया और आगे भी हो सकता है कि इसकी और भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारत के तौर पर अपनी भी यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पे आनंद जी आपसे जो पूछा गया कि विजन क्या है 23 में आपका, 23 में, जी, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, थैंक यू। और एक्चुअली क्या है कि जैसा कि अगर आप जुड़े होंगे भोपाल सिटी लाइफ से, तो आपने देखा होगा कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ अगर 5 से 10 लोगों की लगभग रक्तदान को लेकर के सहायता होती है और कई लोगों को रोज़गार भी हमारे ग्रुप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। तो मेरा मेन जो मैं चाहता हूँ भविष्य में कार्य करना, वो मैं रोज़गार को लेकर के ही करना चाहता हूँ। और एक ऐसा एक समूह मैं बनाना चाह रहा हूँ जिसमें कि हम जो अनस्किल्ड महिलाएं हैं उनको हम कुछ एक स्किल सिखा करके, जैसे कि अचार पापड़ या फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई, इस टाइप से कुछ उनसे प्रोडक्ट बना करके उनको सेल करके और जो पैसा आए उनसे उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करके, इस प्रकार का एक मेरा विज़न है जो मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मैं इसको लेकर के कार्य करूँ और जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार भी हमारे ग्रुप के माध्यम से मिल पाए। बहुत अच्छा विजन है कि जब भी हम सहायता की बात तो करते हैं, लेकिन उस सहायता में अगर रोज़गार देने की भी बात हो जाती है, तो मुझे लगता है कि लोगों का जो तात्पर्य होता है ग्रुप से जुड़ने का, जो उनका मकसद होता है, वो भी पूरा हो जाता है, लक्ष्य उनका पूरा हो जाता है। ये विजन आपका बहुत अच्छा है। और इसी के साथ में मैं आपसे आनंद जी ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि कोविड के टाइम पर आपने एक एंटरटेन मनोरंजन के तौर पर उस ग्रुप को बनाया, धीरे धीरे आप लोगों की सहायता करने लगे थे। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ कि और भी ऐसे ग्रुप बने हैं, बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, लेकिन आप अपने ग्रुप को जो भोपाल सिटी लाइव है, आप उसको कैसे अलग पाते हैं और कहाँ आप देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि ग्रुप बहुत सारे बनते हैं, परंतु हमारे ग्रुप में क्या एक परिवार वाली फीलिंग है कि मतलब सारे लोग इतने एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर कभी भी कोई किसी चीज़ की आवश्यकता की कोई पोस्ट करता है तो वो बाकी सारे लोग मिलकर के उसकी सहायता करने के लिए बिल्कुल एक जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हो और वो किसी विपत्ति में ऐसा सोच करके उसकी हेल्प करने में लग जाते हैं। तो ये हमारे ग्रुप की एक खासियत है। और उसके अलावा क्या हम समय समय पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे कि हमारे ग्रुप की बॉन्डिंग बने रहे, लोगों की आपस में मिलते जुलते हैं। हम गेट टुगेदर्स भी कराते हैं, समय समय पे कोई ना कोई इवेंट भी कराते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था, अभी एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराने जा रहे हैं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया 21 जून को एक योग दिवस जो होता है इंटरनेशनल, हमारे भारत की जो देन है विश्व को, तो उसको लेकर के भी एक हम बड़ा इवेंट करने का प्लान कर रहे हैं। और हेल्थ को लेकर के भी, ताकि हम लोगों को अवेयर करें समय समय पे, हम इसको लेकर के भी आगे हमारा कार्य करने की योजना है, स्पोर्ट्स और हेल्थ को भी। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से आप अपने ग्रुप को अन्य ग्रुप से कैसे अलग करते हैं, उसका आपने बहुत बेहतर तरीके से एक लाइन खींची है और बहुत उम्दा तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नवीन जी आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम G20 की बात कर रहे हैं, ग्लोबली हम बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो अगर मैं बात करती हूँ कि फ़ायदे, क्योंकि निश्चित तौर पर मैं ग्लोबल तो बात करूँगी फ़ायदे की, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्वार्थी होंगी, क्योंकि भारत की मैं बात करना चाहूँगी कि अगर भारत की बात करते हैं तो हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो G20 का एक प्रतीक चिन्ह जो आपने देखा होगा, उसमें एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये थीम रखी गई है।
उसके पीछे उद्देश्य मात्र इतना है कि मूल्यों, मतलब ये कहा जाता है उसमें पंखुड़ियाँ भी 7 हैं। 7 पंखुड़ियों को रखने के पीछे ये भी कि विश्व में हम 7 महाद्वीप हैं, 7 संगीत के सुर हैं, और उनको सबको जोड़ने के पीछे मूल्यों का, मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव, सबको हमने शामिल करते हुए इसमें ये हमारा उद्देश्य ये कि भारत किस तरह से 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा को बढ़ा ले, उसके साथ अपनी जो कि हम सौर ऊर्जा पे हमारे यहाँ काम बहुत कम हुआ था, उसको भी बढ़ाने के लिए हमने फ्रांस के साथ मिल करके एक गठबंधन बनाया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहते हैं, वो लॉन्च किया है। तो उसमें भी 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड, इस पॉलिसी को हम काम कर रहे हैं। तो भारत यदि ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में यदि आगे आत्मनिर्भर बन जाता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, तो मैं समझता हूं कि इस G20 के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां जहां भी हो रहे हैं, उससे सीधा सीधा लाभ भारत को, भारत की जनता को, नीचे तक जहाँ जो आम जनता तक लाभ पहुँचेगा। और समस्याएं एक नहीं अनेक होती हैं देश की जनता के पास। जैसा कि अभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आनंद जी भी बता रहे थे कि उन्होंने कोविड पेंडेमिक के समय से लोगों की मदद करना शुरू किया, लोगों का समूह जोड़ा। ये भी समूह है। जब देश के अंदर कोई आपदा आई है तो हम अंदर रहने वाले परिवार के लोगों के साथ जुड़ते हैं। जब किसी देश पर संकट आता है तो फिर G20 जैसे देशों ने एक समूह बनाया, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक कि आर्थिक पक्ष में हम आत्मनिर्भर हों, सामाजिक जीवन शैली बदले, पर्यावरण सुधरे, इस सब दिशा में हमको काम करना है। और मैं समझता हूँ कि ये जो काल है, अमृत काल, जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, अमृत काल की तरफ यदि हम जा रहे हैं, तो हमें सभी चीज़ों पर समग्र सोच के साथ काम करना होगा। और ये G20 इस दिशा में एक सार्थक कदम। बिल्कुल, हम ज़रूर थोड़ी देर में आपसे जानेंगे कि अमृत काल को लेकर आप कैसे G20 को कनेक्ट करते हैं, इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आनंद जी आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि जो आपका ग्रुप है वो थोड़ा सा अलग है, अलग तरीके से काम करता है, तो मैं अगर जानना चाहूँ कि उसमें सदस्य कितने हैं, तो भोपाल के ही हैं, बाहर के भी हैं, ये भी आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, हमारे ग्रुप में अभी लगभग 87,000 करीब मेंबर जो हैं वो हैं, और भोपाल के ज़्यादा सदस्य हैं, परंतु इसमें पूरे विश्व के लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, काफ़ी सारे जो देश हैं बाहर के भी। वो कैसे जुड़े आपसे? वो यही एक्चुअली क्या है, जैसे जो लोग भोपाल में रहते हैं, अब भोपाल में जो रहते हैं, अब उनके किसी का बेटा है बाहर, किसी के मतलब माता पिता यहाँ पर है, वो हमारे ग्रुप से कनेक्टेड हैं। तो इवन कोविड के टाइम से भी मुझे भी ये चीज़ तब पता चली जब मेरे पास बाहर से फ़ोन आते थे कि जैसे हम, चूँकि कोविड में जैसे जो हॉस्पिटल के बाहर जो अटेंडेंट बैठते थे तो उनको भोजन की समस्या होती थी क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मेरे घर पे ही हमने एक किचन बनाया था टेम्प्रेरी, जिसमें कि 200 लोगों का पर डे खाना बनता था। तो जब वो हमारा किचन 41 डेज तक चला, सब बहुत सपोर्ट किया सभी ने। तो वो जब हमने उसको बंद किया तो मेरे पास विदेशों से फ़ोन आए कि आप इसे बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका था, तो उसके बाद हमने बंद किया था। तो मेरे पास विदेशों से फ़ोन आए लोगों के कि आनंद जी आप इसे अभी क्यों बंद कर रहे हैं, अगर आपको फ़ंड की दिक्कत आ रही है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी इंडिया में रहते हैं और भोपाल में रहते हैं। हमको अच्छा लगा कि आपने ये काम किया अपने ग्रुप के माध्यम से, तो हम इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। और इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन भी बहुत से लोग जो कि बाहर रहते थे, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते थे, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पाता था, ब्लड नहीं मिल पाता था, या एम्बुलेंस नहीं हो पाती थी अरेंज, तमाम चीज़ें। तो बाहर से फ़ोन आते थे, तब मुझे जानकारी हुई कि भाई हमारा ग्रुप जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। अच्छा, तो आप उस समय आपने जैसे बताया कि 200 लोगों का खाना बनता था, वो 200 लोग कौन थे, किन के लिए बनता था? जो हॉस्पिटल के बाहर जो अटेंडेंट बैठे होते थे, क्योंकि जब कोविड में पेशेंट को तो खाना अंदर मिलता ही था, परंतु जो बाहर अटेंडेंट बैठा है, अब लॉकडाउन लगा है तो बाहर दुकानें बंद है सारी, तो उसको खाना कौन देगा? ये जब बात मेरे को लगी कि इस पे काम करना चाहिए, तब फिर मैंने सोचा कि 10 दिन तक तो मैं कर पाऊंगा इस चीज़ को। तो 10 दिन का हिसाब से मैंने वो चीज़ इनिशिएट करी, परंतु लोगों ने इतना सपोर्ट किया, किसी ने मुझे आटा दिया, किसी ने भाई तेल दिया, ऐसे करके सपोर्ट किया लोगों ने, भाई सामग्री में किसी ने गैस का सिलेंडर ला दिया। तो ऐसे कर करके जो है 41 डेज तक हमने उस कार्य को कंप्लीट किया।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपने रोजगार भी दिया जो लोग उस किचन में काम कर रहे होंगे। 5-6 लोग डेली काम करते थे तो उनको रोजगार भी मिला 41 डेज तक। वाह, बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आप समाज सेवा करें। समाज सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम सिर्फ जाके सड़कों की सफाई कर सकें या हम जाके शिक्षा के बारे में 4 बातें कर सकें। अगर मैं बोलूं कि एक ज़मीनी तौर पे अगर समाज सेवा करनी है तो मुझे लगता है कि उदाहरण के तौर पे आनंद शर्मा जी जो काम कर रहे हैं वो बेहतर उदाहरण है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि मुझे इसी क्षेत्र में काम करना है, मल्टीपल लोगों की मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में मैं, जैसे कि नवीन जी, मैंने अभी प्रश्न करा था आपसे कि आपने अमृत काल को जोड़ा था यहाँ पे। बहुत सारे हमारे दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि G20 और अमृत काल की अगर हम बात करें तो दोनों का क्या यहाँ पे संबंध है, ये भी जानना विस्तार से ज़रूरी है। देखिए, हम इस वक्त 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, और 2047 हमारी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाना। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2047, वो अमृत काल के लक्ष्य की शुरुआत G20 के सम्मेलन से की गई है। जब 2047 में भारत पहुंचेगा तो न केवल वो आज़ादी का जश्न 100वां मना रहा होगा, बल्कि अपने पूरे जितनी कमियां, अभी कहा जाता है कि भारत के पास कभी पावर की कमी है, बिजली पावर नहीं है, फिर कहते हैं पानी के लेकर के संकट है, पेयजल की समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं हैं। तो ये जो वक्त मिला है, ये जो अमृत काल जिसको हम कह रहे हैं, इन 25 वर्षों में, अगले 25 वर्षों का जो लक्ष्य रखा गया है वो संपूर्ण मुकम्मल लोकतंत्र से किस तरह से आम जनता तक हम अपनी सुविधाएं पहुंचा सके, जो उद्देश्य को लेकर के वो जनता चुनती है, भारत सरकार में जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाती है, जो देश का नेतृत्व करते हैं, उन तक हम किस तरीके से पहुँचें, उनकी समग्र, क्योंकि समस्याएं एक दिन में न समाप्त हो सकती हैं और न सबका कोई समाधान है। इसलिए 25 वर्षों का जो अगला 25 वर्ष है, ये पूरा टारगेट 2047 का जब हम 100 वर्ष में पहुंचेंगे तब तक देश में समस्त चीज़ों का जिनकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, ये लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल, और कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, और वाकई उसका जो अमृत काल जो हमारा चल रहा है वो सपना भी यही है कि वापस से सोने की चिड़िया बनाना है, यानी कि हम इतने यहाँ पे पूरी तरीके से परिपूर्ण हो सके हर क्षेत्र में कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना हो, हमें ये महसूस ना हो कि आज हमारे पास काम नहीं है, हमें ये महसूस ना हो कि हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ हम उन लोगों की नहीं है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सभी लोगों की है। हम सबको एक कदम बढ़ाना है और G20 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। इसी के साथ में मैं यहाँ पे आनंद जी आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि आपने लोगों की बहुत मदद करी उस टाइम पे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वो एक दौर था जब सब आगे बढ़ चढ़ के भी मदद करना चाह रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस से भी छुट्टी लिए हुए थे, उनका काम नहीं था। लेकिन जैसे हम जानते हैं आप एडवोकेट हैं, तो आपका काम भी है और आज भी लोगों को ज़रूरत तो है ही, तो आप कैसे दोनों को बैलेंस करते हैं? कि आज भी उसी ही तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं या कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि कुछ इम्बैलेंस हुआ है? नहीं, वो क्या है कि बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि अब चूँकि होता क्या है कि अब ये वो दौर तो चला गया। अब उस वक्त मेरे पास मुझे क्योंकि कोर्ट बंद रहे 2 साल लगभग तक, तो उस वक्त समय मेरे पास था, लोगों की मदद के लिए कॉल्स भी आते थे, एक दिन में 300-300 कॉल्स भी अटेंड किए हैं उस वक्त। तो समय जैसे जैसे बीतता गया तो हमने उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया कि भाई ग्रुप को भी मैनेज करना है और वकालत भी साथ में करनी है, तो उसको बैलेंस हमने थोड़ा किया इस तरीके से कि भाई टाइम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया इस हिसाब से कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। क्योंकि क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हमने इनको फ़ोन किया है तो भाई ये इमीडिएटली सॉल्व हो जाए। मतलब वो पहले वाले मोड पर ही उनको लगता है कि आज भी ये उतना समय दे पाएंगे। तो अब एक्सपेक्टेशन है, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया कि लोगों की हम हेल्प कर सकते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक लोगों की सहायता आज भी कर पाएँ और टाइम जितना भी हो सकता है मतलब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, टीम को भी एक्सपैंड आपने किया बिल्कुल है। टीम अब बढ़ती जा रही है, अभी बहुत अच्छे अच्छे एक्टिव मेंबर्स भी हैं हमारे ग्रुप के, जो एक्चुअली क्या है कि अब वो मैं तो केवल एक फेस हूँ एक तरीके से देखा जाए तो, बट मेरे पीछे परिवार है भाई, 87,000 लोग हैं, तो अब इतना बड़ा ग्रुप है। अब लोगों को लगता है कि भाई ये अकेले कैसे कर रहा है, अकेले कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबके नाम भी नहीं ले सकता, इतने सारे लोग हैं कि अगर मैं 1-2 के नाम लूंगा तो फिर वो चीज़ हो जाएगी कि भाई आप हमारा नाम नहीं आया इसमें। तो इतने सारे लोग हैं, सब काम भी डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे अलग अलग जो क्षेत्र के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट भविष्य में भी ये प्लान है कि हर क्षेत्र के लोगों को हम जो है
अलग अलग टीम्स बनाई जाए, जैसे चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, तो इसकी हम टीम बना के अलग अलग हेड बना के उनके साथ उनकी टीम बना के और उन्हीं को इंचार्ज बना के वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने का हमारा प्लान है। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप अपने पूरे टीम को भी आप यहाँ पे ये थैंक यू बोल रहे हैं कि उनकी वजह से ये संभव हो पाया है, ये क्रेडिट देना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ में दर्शकों, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो बहुत ख़ास है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कलाकृति की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम शिव जी की बात कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिसमें कि आज हम पर्यटन में आपको मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका है, जो कि कलाकृति के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ की कला और कृति को हम देखेंगे। तो अगर हम वहाँ पर क्या नज़ारा है वहाँ पर हम लेकर चलेंगे, तो सीधे हम लेकर चलते हैं अगले सेगमेंट पर्यटन पे। भीमबेटका को दूर से देखने पर लगता है मानो यहाँ की पहाड़ियां किसी किले की दीवारों से घिरी हों, लेकिन वास्तव में ये हैं विशाल चट्टानें। भीमबेटका के बारे में ऐसी धारणा है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ भी रहे थे और महाबली भीम यहाँ की विशाल चट्टानों पर बैठकर अपने भाइयों की रखवाली किया करते थे, इसीलिए इस स्थान का नाम भीमबेटका हो गया। पांडवों के प्रवास के यहां कई सबूत मिलते हैं। पास के लाखा जोहार के जंगल के बारे में कहा जाता है कि कौरवों ने लाख के महल को पांडवों के उसमें रहते हुए जलाया था, क्योंकि वहां पर शैलाश्रयों में विशाल पाषाणों के मकान अब भी मिलते हैं। इतिहास पर यकीन किया जाए तो यहां सबसे प्राचीन शैलचित्र मध्याश्म युग के हैं। चित्रकला से संबंधित गुफा मानव की गतिविधियां मध्यकाल तक चलती रहीं। शैलचित्रों व पुरावशेषों के अतिरिक्त किले की दीवारें, लघु स्तूप, पाषाणों के मकान, शुंग तथा गुप्तकालीन अभिलेख, शंखलिपि के चित्रित अभिलेख, परमारकालीन मंदिर व प्रतिमाएं आदि प्रकाश में आए। शैल चित्रकला का इतिहास देखा जाए तो भीमबेटका के शैल चित्र भारत के प्राचीनतम शैल चित्र माने गए हैं। डॉक्टर वाकनकर ने इन शैल चित्रों के 7 समूह बताए। उनमें से 5 समूह भीमबेटका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल मंडल के अंतर्गत संरक्षित हैं।
इनकी छतों में भी कलात्मक चित्र पाए गए हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत इस क्षेत्र में लगभग 750 शैलाश्रयों की खोज की गई है, जिनमें लगभग 500 शैलाश्रयों में विभिन्न युगों के चित्र हैं। ये शैलचित्र जंगली पेड़ पौधों से ढके रहने के कारण ही आज सुरक्षित रूप से देखे जा सकते हैं। ये शैलचित्र प्रमुख रूप से लाल गेरू, सफेद खड़िया और हरे रंग से बनाए गए हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, नृत्य करती आकृतियां, पशु पक्षी तथा जानवरों को चराते मानव आदि देखने को मिलते हैं। शैलाश्रयों में चित्रों की कई परतें देखी जा सकती हैं, जो विभिन्न युगों की कला को प्रदर्शित करती हैं। इन चित्रों का वर्गीकरण मध्याश्म, ताम्राश्म तथा इतिहास युगीन वर्गों में किया गया है। तरीके से मध्य प्रदेश का भीम भेटिका इतना फेमस है, यहाँ पे लोग बाहर से आके यहाँ पे विजिट करते हैं, तो ये खास था पर्यटन में आज। यहाँ पे जैसे कि हमने चर्चा कर रहे थे कि G20 यानी कि भारत में नए युग की शुरुआत, जिस पे हम चर्चा लगातार कर रहे थे। आगे हम ये जानते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ कि मध्य प्रदेश की, क्योंकि इस बार जो रहा वो थिंक 20 रहा, जो थीम रखी गई थी मध्य प्रदेश में, थिंक 20 ही क्यों रखा गया, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, चिंतन के लिए मध्य प्रदेश को चुना गया था, इसलिए थिंक 20 के नाम से यहाँ पर सारे एक्सपर्ट्स भी आए थे, विशेषज्ञों के साथ उसके वैज्ञानिक थे। और आपको ध्यान होगा, ग्लोबल वार्मिंग से जब पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि उसकी जलवायु परिवर्तन से पूरे देश में, दुनिया में नुकसान हो रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कई जगहों पर ये कहा गया कि इसके चारों तरफ तकलीफ़ें बढ़ गई हैं, तो ऐसा क्या खोजा जाए जिससे इस पर काम हो। तो वैश्विक एजेंडे को लेकर के इस पर चिंतन हुआ। उन 2 दिनों में यहाँ पर इसमें वो एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में इसको चुना है कि किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन पर काम करें, क्योंकि हमारी एक लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल पर्यावरण के अनुकूल हो, जीवन शैली ऐसी बने जिससे हम पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा सकें। तो आपने देखा होगा कई हमारे जो, जैसा आपने पर्यटन की भी बात की थी, तो ऐसे पर्यटक स्थल कई हैं जहाँ पर कहीं दरारें आ जाती हैं, जहाँ ग्लेशियर पिघलते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो उसको आमंत्रण न दे, उस प्राकृतिक आपदा को हम खुद न बुलाएं, जो इस पर भी चिंतन हुआ है। तो G20 ने कोई भी विषय छोड़ा नहीं है, चाहे वो हमारी जीवन शैली से जुड़ा हो, चाहे वो देश की तरक्की से जुड़ा हो, सब पर कहीं ना कहीं उन बिंदुओं को छुआ है, उन पर चिंतन हुआ है। थिंक 20 का उद्देश्य का लेवल यही था कि हम चिंतन करें, विचार करें और फिर इस समाज को, इस देश को, दुनिया को कुछ दिशा दें। जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे बताया नवीन जी कि जिस तरीके से इस बार का जो थीम मध्य प्रदेश में रखा गया था थिंक 20, वो आपने बहुत अच्छे से बताया कि विचार करके ही, अगर हम मंथन करते हैं तो ही किसी चीज़ का हमको रिजल्ट मिलता है, और ये बहुत अच्छा रहा। इसी के साथ में मैं आनंद जी आपसे जानना चाहती हूँ, किस प्रकार आपने लोगों की मदद करी, क्योंकि हमें ये भी पता चला कि आपने बाउंसर्स की भी मदद करी थी, ये हमें कहीं से पता चला था। बाउंसर की कैसे मदद की और क्यों की, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी उनकी मदद करने की? देखिए क्या है कि अब ये जो इवेंट इंडस्ट्री है, इवेंट इंडस्ट्री जो है कोविड के टाइम पे पूरी तरीके से जो है बंद थी, तो ये बाउंसर्स का काम इवेंट में ही मैक्सिमम रहता है उनका काम, कि भाई कोई इवेंट होगा तभी उनको रोज़गार मिल पाएगा वहाँ पर। तो हमें एक जानकारी मिली थी करीब 30-40 बाउंसर्स का, जो उनके परिवारों के लिए थोड़ा संकट इस प्रकार से आ गया था कि उनके भोजन संबंधित जो है उनको रिक्वायरमेंट थी, हमको जानकारी मिली थी ग्रुप के माध्यम से ही। तो हमने उनके लिए जो है राशन की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास किया और ग्रुप के माध्यम से हमने उनकी सहायता की थी। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपने म्यूज़िकल जो लोग थे उनको भी आपने, उनके लिए भी कुछ किया था, थैलेसीमिया के लोगों के लिए भी कुछ किया था? जी जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे बहुत अच्छे म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छा, मतलब उनका जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, परंतु ये भी इवेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक फील्ड है म्यूज़िक की। तो जो म्यूजिशियंस थे उनके पास भी बिल्कुल काम नहीं था उस समय, तो उनको प्रमोट करने के लिए भी हमने एक शो किया था, लाइव शो, जिसमें कि भाई हमने ये लोगों से अपील की थी कि भाई जो भी अगर अपने लेवल पे जो डोनेशन देना चाहता है तो लाइव अच्छे आर्टिस्ट के साथ जो हमने परफॉर्मेंस करा था,
तो वो हमने करने का प्रयास किया था कि भाई ताकि वो जो म्यूजिशियंस हैं उनका भी हौसला ना टूटे, चूँकि इतना विपरीत परिस्थितियाँ थी। और थैलीसीमिया से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जिनके परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य थैलीसीमिया से पीड़ित था। तो अब चूँकि क्या है कि कोविड के टाइम लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, तो अस्पताल जाना तो और भी ज़्यादा मतलब बड़ी बात थी कि भाई अस्पताल में कोई जाके ब्लड डोनेट करे तो भाई उनको खुद खतरा रहता था कि हम डोनेट करने जाएंगे तो हम ही को ना कहीं कोविड हो जाए और फिर हमसे हमारे परिवार को ना हो जाए। तो फिर उस स्थिति में जो है हमारे ग्रुप के माध्यम से जो है थैलीसीमिया जो पेशेंट्स थे उनको चूँकि हर 15 दिनों में ब्लड की आवश्यकता होती है, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य मतलब हमारे द्वारा हुआ। ईश्वर ने हमें उसका निमित्त बनाया, तो ये भी एक अच्छा कार्य हुआ। बिल्कुल। यहाँ पे नवीन जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम बात करें कि इस बार का जो थीम रहा मध्य प्रदेश का थिंक 20 रहा, जिस पे हम लोगों ने मंथन किया, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में इस समय सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो अगर मैं युवाओं का देश बोलूँ तो गलत नहीं होगा इस समय। तो अगर मैं बोलूँ कि G20 में भागीदारी की, तो उसमें युवाओं की क्या भागीदारी रही और कितना महत्वपूर्ण है उनका उसमें भागीदारी होना? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा तपस्या जी। दुनिया के सभी देशों का हम यदि अध्ययन करते हैं तो युवा की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। और भारत में युवाओं में जो जोश, ऊर्जा, जज्बा आप देखती हैं, वो केवल ये नहीं है कि कहीं आपको सेना में नज़र आता है या कहीं स्पोर्ट्स में नज़र आता है, वो सभी दूर नज़र आता है और आना भी चाहिए। तो ये जो देश, युवाओं का देश जैसा आपने कहा, तो इसके लिए G20 में आपने देखा होगा, यहाँ पर जब मिंटो हॉल में प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ युवाओं की संख्या, उपस्थिति बढ़ चढ़ कर थी। युवा बहुत संख्या में पहुँचे और चूंकि इसमें स्टार्टअप जैसा एक विषय भी शामिल था, तो स्टार्टअप इस समय देश की कहें रगों में दौड़ रहा है युवाओं में। वे अपना खुद के पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत में युवा भी आत्मनिर्भर होना चाहता है। तो उस दिशा में जो काम हो रहा है वो भी इसके एजेंडे में शामिल था। और अन्य देशों के जिस तरह के युवाओं का उसमें पार्टिसिपेशन था, वो देखते हुए ये स्पष्ट हुआ है कि भारत का युवा अब देश के युवाओं को एक रोशनी देगा, एक रास्ता बताएगा। क्योंकि स्टार्टअप के जरिए वो ऐसे, जैसे हम छोटे से खिलौनों की बात करें तो खिलौनों का निर्माण केवल चाइना में होता था, लेकिन अब यहाँ के युवा कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर अपने देश में खिलौनों का निर्माण करेंगे बच्चों के लिए। तो अब चाइनीज टॉयज पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। भारत में भी यदि खिलौनों का निर्माण होता है और इस देश के यदि दिशा में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की, तो G20 का उसमें बड़ा योगदान है। बहुत बढ़िया। और जो हमारा लक्ष्य है वो हम बखूबी भी उसको हासिल कर पाएंगे। और इसी के साथ में मैं आनंद जी आपसे जानना चाहती हूँ, हमें पता है कि आप गुनगुनाते भी अच्छा हैं, गाते भी अच्छा हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि लोगों की मदद करके आपको कैसा लगता है, तो एक गाने के माध्यम से आप कैसे उसको बताना चाहेंगे? गाने के माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत बढ़िया। जो अपने भाव जो थे ना, जो हम शब्दों में कहते हैं, वो कहते हैं ना, गाना गा के सारी चीज़ें हम बयां कर सकते हैं। तो यहाँ पे आनंद जी ने जो अपनी बात है कि लोगों की मदद करके उन्हें कैसा लगता है, तो वो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बयां की है। यहाँ पे नवीन जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर G20 को और भी नज़दीक से पढ़ा जाए और भी उसके बारे में हम जानना चाहें, तो कहाँ से इसका कंटेंट मिलेगा, कहाँ से इसको हम जानेंगे? और देखिए, ऐसा है कि देश में जब से गूगल ऐप बने हुए हैं, कई तरह के ऐप हैं जिस पर आप जा सकते हैं और G20 के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एक जो भारत सरकार की तरफ से एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, जिसको मैंने भी बार बार देखा है, ये आप यदि पढ़ेंगे तो इसमें लगभग संपूर्ण परिचय है G20 देशों को लेकर के, इसके एजेंडे को लेकर के, और इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये लिखी हुई है पुस्तक है। और इसको पढ़ने से युवाओं के लिए जो 2047 में देश के निर्माता होंगे, नेतृत्वकर्ता होंगे, उनके लिए भी ये उपयोगी है। और आप यदि वर्तमान लोगों के लिए भी ये वाली पढ़ने के लिए योग्य सामग्री इसमें उपलब्ध है। बिल्कुल, जैसे कि आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा तो कर ही रहे हैं कि G20 की जो यहाँ पे बातचीत हो रही है, उसको अगर आप और भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो भारत सरकार द्वारा ये जो यहाँ पे पुस्तक मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और इसी के साथ में QR कोड भी इस तरीके से जनरेट यहाँ पे कर दिया हुआ है, जिसको आप स्कैन करके इस बुक को
पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ में समस्त जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ में कोई और भी जुड़ना चाहता है आनंद जी, तो वो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है? जी, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो भोपाल सिटी लाइव फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप पे भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं भोपाल सिटी लाइव के, जिससे भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर मैं बोल सकता हूँ 9406541359। तो इस पर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। अच्छा आनंद जी, बड़ा एक डिफरेंट मैंने एक्टिविटी आपके ग्रुप में देखी थी कि मंदिर चलो, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मंदिर चलो का क्या तात्पर्य रहा, कैसे आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? देखिए, क्या है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, हमारे अंदर जो है मंदिर जाने की जो हमारी एक हैबिट होती थी, हमारे जो मतलब पुरखे जो जाया करते थे रेगुलर नियमित रूप से मंदिर, तो वो जाना बहुत मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि लोगों के अंदर मंदिर जाना बहुत कम हो गया है। कई इतने अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं जिनमें कि है ना आरती के समय लोग नहीं होते हैं, घंटी बजाने के लिए भी लोग नहीं होते हैं। तो ये चीज़ मेरे मन में आई। और क्या है कि सभी समाजों में, सभी धर्मों में एक निश्चित दिन होता है कि जिस दिन वो अपने अपने आराध्य के पास जाते हैं। जैसे अगर हम क्रिश्चियंस को देखेंगे तो वो संडे के दिन जाते हैं चर्च, गुरुद्वारा जाते हैं सिख लोग संडे के दिन, मुस्लिम्स भी हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं फ्राइडे के दिन। परंतु हम सनातन हिंदुओं का ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जिस दिन हम मतलब पर्टिकुलर डे पर हम जाएं और निश्चित एक समय पर जाएं। तो ये चीज़ मैंने चालू की है, इसको करीब 1 साल हो चुका है। मतलब 53-54 हम मंदिरों में जा चुके हैं अभी तक पिछले 1 वर्षों में। शनिवार के दिन शाम को 7 बजे हम एक मंदिर निर्धारित करते हैं और वहाँ पर हम लोग सभी लोग मिलते हैं और प्रभु की शरण में बैठते हैं, आपस में एक दूसरे का परिचय करते हैं। और ये क्या है, एक सामाजिक सद्भाव की भी बात होती है कि भाई हम लोग वहाँ पर कोई अपना कोई ये नहीं होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तू राजपूत है, क्षत्रिय है, सब सारे लोग वहाँ पर प्रभु की शरण में एक बिल्कुल सेम लेवल पे बैठते हैं। तो ये एक हमने शुरुआत की है। तो इससे क्या है, लोगों का आपसी मेलजोल भी चालू हुआ है और जो आपस में लोग मिलते हैं एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं। कोई भाई किसी की मोबाइल की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, तो लोग वहाँ मिलते हैं, एक दूसरे को व्यवसाय में भी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो ईश्वर वैसे भी भेदभाव नहीं करता, ईश्वर भेदभाव नहीं करता, उसके द्वार पे हर सभी का स्वागत है और सभी वहाँ पे नतमस्तक हैं। और इसी के साथ में मैं यहाँ पे नवीन जी आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हमने युवाओं की भी बात कर ली है, कहीं ना कहीं पे हम किसानों को बात नहीं करते हैं, हालांकि हम पूरे उन्हीं पे ही डिपेंड हैं। उसके बाद भी अगर मैं बात करती हूँ G20 में क्या खास है किसानों के लिए, वो भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये बीते वर्षों में हम देखें दुर्भाग्य रहा देश का कि कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, कृषक सबसे ज़्यादा दुखी वर्ग कहा जाता रहा है। लेकिन G20 के इस सम्मेलन में कृषि पर भी बात हुई है और जो उनको आने वाली दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए इस पर भी बात हुई है। खाद्यान्न का वितरण कैसे होना चाहिए इस पर भी बात हुई है। कृषि आधुनिक कृषि को किस तरह से किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम अभी केवल मौसम आधारित ही खेती करते हैं, तो उसके अतिरिक्त आप और कैसे उन्नत कृषि कर सकते हैं, विकसित कैसे हो सकता है। किसान अपना कर्ज में ही न डूबा रहे, उसको नई नई तकनीक से, जैसा कहा जाता है कि भाई आजकल टेक्निक के साथ कृषि हो रही है और पढ़े लिखे लोग भी कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो उस दिशा में काफ़ी इस पर चर्चा हुई, डिबेट हुई, इसमें विस्तृत हुआ है और इसके कुछ दिनों में आपको परिणाम भी नज़र आएंगे, क्योंकि अब नए कृषक जो बनेंगे वो कहेंगे प्रगतिशील कृषक कहलाएंगे। तो कृषि हमारा पुश्तैनी कह लें या हमारा जो मतलब कह लें कि सनातन काल से कृषि आधारित ही जीवन शैली रही है, तो अब उस पर भी बहुत मंथन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि कृषि को इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि उस पर चिंतन मनन हुआ है तो उसके परिणाम सुखद निकलेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जैसे हम जब युवाओं की भी बात कर रहे थे, तो आजकल युवा भी बहुत यहाँ पे किसानों की तरफ, जो उनका कृषि है उसकी तरफ वो वापस से जा रहे हैं। बिल्कुल। अपना कई बार होता था कि जब हम बोलते हैं कि गांव छोड़ के शहर आ रहे थे, आजकल वापस से वो गांव जा रहे हैं और कृषि को एक नया रूप देने की भी तलाश कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं आनंद जी, अगर मैं विजन की बात करती हूँ, मैं 23 का नहीं बोलूँगी, मैं भविष्य में सारी योजनाओं की अगर बात करूं कि आपकी क्या योजनाएं हैं नया समाज को देने के लिए, जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने अभी एक जो कॉलर आए थे उनको भी मैंने बताया था कि मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा मतलब मैं करना चाहता हूँ कार्य, एक तो ये है कि रोज़गार को लेके मैं काम करना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि जो कि अनस्किल्ड महिलाएं, क्योंकि अगर हम महिला को रोज़गार देंगे तो भाई उनका जो है उनके बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा
और पुरुष तो कहीं ना कहीं रोज़गार प्राप्त कर ही लेते हैं। तो जो अनस्किल्ड महिलाएं हैं उनको रोज़गार देने का मेरा प्लान है। और इसके अलावा मतलब मेरा एक सपना है, कह सकते हैं कि भाई मैं एक ऐसा मतलब एक आश्रम में खोलना चाहता हूँ जहाँ पर कि अनाथ बच्चे भी रह सकें और वृद्ध बुजुर्ग जो लोग रहते हैं वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम दोनों एक ही स्थान पे मैं बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। जो कि मतलब जहाँ पर बच्चों को भी मतलब माँ बाप का प्यार मिले और उनको भी माता पिता को भी बच्चों का प्यार मिल पाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि आज भी अगर हमें वृद्ध आश्रम या अनाथालय बनाने की सोचना पड़ रहा है, ये बहुत ही ख़राब हमारे लिए है, क्योंकि आज भी अगर हम अपने घर के उन वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं या उन बच्चों को अनाथ कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो होने ही नहीं चाहिए। ना वृद्ध आश्रम की ज़रूरत पड़े, ना अनाथालय की ज़रूरत पड़े, ऐसा हमारा भारत होना चाहिए। इसी के साथ में मैं आपसे चाहूँगी नवीन जी कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं तमाम जो हमारे दर्शक आज हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं उनको? देखिए, भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम की रही है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इस दिशा में हमें, जैसा कि सामाजिक दायित्वों की बात यहाँ पर चल रही है, साथ साथ G20 की भी बात चल रही, बड़ा अच्छा तालमेल के साथ तपस्या जी ने दोनों विषयों को जोड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में हमें सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ विकास तो करना है, लेकिन सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए बेहतर पर्यावरण, अच्छे वातावरण और उन्नत भारत की तरफ दिशा में बढ़ कर के हमें काम करना चाहिए। तो जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे इस कार्यक्रम के बाद अपने आप को एक बार फिर से बढ़ते हुए भारत के साथ जोड़ें और जैसे डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत और समुन्नत भारत की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी है कि सभी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी लेना चाहिए और जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं। जब हम समस्याओं की बात करते हैं लेकिन हम उसके जब समाधान सामने आते हैं तो उसमें हम बढ़ चढ़ के काम नहीं करते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है सभी को एक सम्मिलित तौर पे आगे आने की और भारत को आगे बढ़ाने की। किसी के साथ में मैं आखिरी मैसेज आनंद जी आपसे जानना चाहूँगी कि आप, क्योंकि तमाम लोग आपको देख रहे हैं, काफ़ी लोग आपको जानते भी हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग इस दुनिया में ना ज़िंदगी गुजारने नहीं आए हैं, ज़िंदगी जीने आए हैं। तो आप जो भी अपना कार्य कर रहे हैं वो तो आप कार्य करते रहिए, वो तो हमारे एक जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी होता है, परंतु उसके अलावा भी जो आपके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट हैं और उनको भी आप ज़रूर जो है समय दीजिए। आपके अंदर जो भी टैलेंट है या जो मन में किसी कोने में आपकी दबी हुई इच्छाएँ हैं, उनको भी आप ज़रूर टाइम दीजिए। और जितना भी अपन अर्न करते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट जो है किसी दूसरे की हेल्प के लिए भी उसको हम जो है ज़रूर स्पेंड करें। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे करी। और इसके साथ में हमारे बीच में नवीन आनंद जोशी जी थे जो कि वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने G20 पे बात करी थी। और इसी के साथ में हमारे साथ आनंद शर्मा थे जो कि एडवोकेट हैं और इसी के साथ में समाज सेवी भी हैं। यहाँ पे G20 समिट में हमने बात करी जिस तरीके से जो विज़न है 2047 का वो हम आज से निर्धारित करते हैं और अमृत काल को जोड़ते हुए हम कैसे आगे जा सकते हैं। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में जुड़े थे हमारे एक्सपर्ट, उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। नवीन जी, आप यहाँ पे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, आपने जो यहाँ पे जानकारी दी, जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे और यहाँ पर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, यहाँ पर एक हम प्रण लेकर जाएंगे आज, एक ऐसा प्रण जो कि हमारे भारत को तो स्वर्ण बनाना है, साथ में समाज में जिस तरीके से हम छोटे छोटे से कदम बढ़ा के लोगों की मदद कर सकते हैं, वहीं से ही हम भारत का निर्माण करते हैं। तो अगर हम समाज की मदद करेंगे, समाज के लिए सोचेंगे, तो वहीं से हम भारत को भी स्वर्ण बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम सब अपने इस कर्तव्य को समझें और निभाएं। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नमस्कार MP में। आप देखते रहिए, बने रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश के साथ में। नमस्कार।